मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। NCF 2023 का एक वीडियो हमारा पड़ चुका है। कुछ चीज़ें उसमें से छूट गई थी और वो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा कवर कर लूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो NCF 2023 ये इसमें एक तो ये पंचकोश समझ लीजिए। पंचकोश क्या है ना। पंचकोश का वर्णन इसमें इसलिए किया गया ताकि जो है अपनी जो ये शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा को पुराने समय की शिक्षा, यानी जो अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो पहले विकसित थी, वो एजुकेशन जो उस समय दी जाती थी, वहाँ से इसको जोड़ा गया है ना। यानी कि बच्चा जब इन सब बच्चों को इन तरीक़ों से अगर शिक्षित किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर जो उनके नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा। सिर्फ उनको ज्ञान ही नहीं दे देना है, उनके नैतिक मूल्यों का विकास भी करना है, ताकि बच्चे जो है देश के भविष्य अच्छे तरीके से तैयार हो सकें, ठीक है ना। तो पंचकोश और ये पंचपदी दो चीज़ें हैं। पंचादी या पंचपदी कह लीजिए, दो चीज़ें हैं इसमें। ये कहाँ से लिए गए? ये जो चारों वेद अपने हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के किसी ये यजुर्वेद से लिए गए हैं, है ना। वहाँ से ये जो है इनको लिया गया है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, इन पंचकोशों का एक ही मकसद है कि बच्चे का जो है नैतिक विकास हो सके, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो सके अच्छे से, ठीक है ना। और अपने पुराने मूल्यों से, है ना, यानी भौतिक शिक्षा के, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो है वो अपने मूल्यों से, अपने संस्कृति से, अपने धर्म से भी जुड़े रहें, ये मकसद है इसका। तो इसमें पहला जो होता है ये पंचकोश है, और इस पंचकोश को जो है लागू करने का ये तरीका है पंचपादी शिक्षण प्रक्रिया। इसको जो है इस शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसमें पहला जो है, पहला पॉइंट है अन्नमय। अन्नमय किससे रिलेटेड है? अन्नमय जो होता है वो शारीरिक, यानी बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसको आप लोग देखेंगे तो अपने शरीर में जो है, जो ये शरीर है, ह्यूमन शरीर है, इसमें जो है 5 तरीके के लेयर भी बने हुए हैं। 5 तरीके के लेयर। एक लेयर, ऊपरी लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर, उसके फिजिकल लेयर हो गई, उसके नीचे की लेयर जो हो गई वो ये प्राणमय, प्राणिक लेयर हो गई, ठीक है ना। फिर उसके नीचे होती है मनोमय लेयर होती है, फिर विज्ञानमय लेयर होती है, और फिर आनंदमय। तो ये पांचों लेयर जो है ये अपने ही शरीर में होती है, और वहीं से इसको जो है लिया गया है, यजुर्वेद के एक उपनिषद से इसको लिया गया है। तो अन्नमय का मतलब होता है कि बच्चे का शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट किया जाए अच्छे से। उनको चाहे योग कराया जाए, योग के माध्यम से फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, है ना। इस तरीके से जो प्रचलित प्रक्रियाएं हैं फिजिकली जो है डेवलप करने के लिए, तो उस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट किया जाए। या उनको अच्छा हेल्दी भोजन, जैसे MDM तो चल ही रहा है विद्यालयों में, है ना, तो उसको हेल्दी कैसे बनाया जाए, बच्चों को हेल्दी भोजन दिया जाए, पौष्टिक भोजन दिया जाए, ताकि उनका जो है शारीरिक रूप से विकास हो सके। और प्राणमय या प्राणिक कह लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ शामिल किया है। तो अगला पॉइंट है प्राणमय या प्राणिक। वो एनर्जी होता है, आंतरिक एनर्जी होता है, ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड है ये चीज़, है ना। बच्चों को जो है, प्राण का मतलब ही हवा होती है, वायु होता है ना। तो बच्चों को ब्रीदिंग और एनर्जी, कैसे उनको एनर्जेटिक बनाया जाए, कैसे उनका ब्रीदिंग सिस्टम होना चाहिए, श्वसन प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए, ये बच्चों को सिखाना होता है इसमें। फिर मानसिक डेवलपमेंट उनका, मनोमय, अगला पॉइंट है तीसरा, मनोमय, यानी मानसिक, माइंड उनका डेवलप कैसे किया जाए, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित किया जाए, है ना। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है, तो यही है ये मानसिक, है ना। फिर विज्ञानमय या बौद्धिक कह लीजिए, उनका सोचने की जो क्षमता होगी वो विज्ञान से रिलेटेड कैसे होगी, यानी कि उनके नॉलेज का, उनके बौद्धिक विकास किस तरीके से क्या करना है ना। और अगला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो आनंदमय, यानी बच्चों को जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें उनको जॉय, पीस और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आप लोग देखे होंगे NCERT में गणित में आनंदमय गणित किताब का नाम जो रखा गया, आनंदमय गणित ही रखा गया है ना। अभी जो 2-3 की गणित की किताब आई है, तो
ये हो गई पंचकोश की बात। अब इसको किस शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा लागू किया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, इन चीज़ों को बच्चों के अंदर समाहित कैसे किया जाएगा ताकि उनका जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, चहुमुखी विकास हो सके उनका। तो उस प्रक्रिया को लागू करने का जो ये टेक्निक है उसको पंचादी या पंचपदी कहा गया है ना। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो अदिति मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट जब पढ़ाया जाता है तो पहले क्या किया जाता है, उस सब्जेक्ट का परिचय दिया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन बच्चों से करवाया जाता है। दूसरा है बोधात्मक, है ना, बोधात्मक, यानी कि उनके अंदर उसकी समझ विकसित की जाती है, उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का जो भी है उसकी समझ उनके अंदर, बच्चों के अंदर उसकी विकसित की जाती है। और फिर अगला पॉइंट है तीसरा, अभ्यास, यानी उस चीज़ का बार बार बच्चे को अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास जरूरी है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, तो ये अभ्यास भी जरूरी है शिक्षण प्रक्रिया में। और फिर जो भी चीज़ें बच्चे सीखे हैं उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, समाज में कैसे प्रयोग उसका कर रहे हैं, ये चीज़ हो गया। और फिर प्रचार, उसका प्रचार प्रसार जो भी वो ज्ञान अर्जित किए हैं, हासिल किए हैं, उसका प्रचार कैसे हो पा रहा है। तो ये दो चीज़ें हमें लगा कि इम्पॉर्टेंट है और बताया जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको जो है बताया। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है इन 5 पॉइंट से और इन 5 पॉइंट से। तो पंचकोश और पंचपदी या पंचादी इसको याद रखिएगा। अगली चीज़ जो है NCF 2023 में ये करिकुलर एरियाज की बात की गई है, यानी कौन कौन सी ये पाठचर्या शामिल होगी। अभी तो जो चला आ रहा है वो कोई कॉमर्स ले लिया, कोई साइंस ले लिया, कोई आर्ट ले लिया, है ना। और साइंस के सब्जेक्ट अलग हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट अलग हैं, आर्ट के सब्जेक्ट अलग हैं। लेकिन जो NCF 2023 में जिक्र किया गया वो 8 करिकुलर एरियाज जो है उसके बनाए गए, 8 करिकुलर एरियाज बनाए गए। कौन कौन से हैं, एक तो फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्ट हो गया, कला, है ना, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, यानी कौशल विकसित करना होगा, कौशल कैसे विकसित होगा बच्चों का, वोकेशनल एजुकेशन हो गया। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, है ना, मैथ और कंप्यूटर हो गया, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हो गया। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया का मतलब विभिन्न आयामों से कई तरीके का एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझाना, अलग अलग विषयों से एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझाना, वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हो गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अब ये कहा गया कि कोई भी बच्चा जब 10 में पेपर देगा, बोर्ड देगा, एग्जाम देगा, तो वो कोई भी बच्चा, वो साइंस का हो, आर्ट का हो या कॉमर्स का, अब ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। अब आगे चलकर ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी, साइंस, आर्ट या कॉमर्स की कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। बच्चा इनमें से सब्जेक्ट चुनेगा, है ना, और हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे। ये जो आपके करिकुलर एरियाज 8 दिए गए हैं, ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इसमें अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट इस तरीके से कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। बच्चा इसी में से अपना एरिया चुनेगा, कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट का 2-2 जो है उसका पेपर होगा, वो पेपर देगा, पास करेगा, है ना, और उसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। तो इस तरीके से अपने पसंद का सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है इसमें। अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, मैथ लेना, बायो लेना, क्या लेना है। इस तरीके से जो है हर करिकुलर 8 है, 8 का मतलब ये टोटल 16 पेपर हो गए। 16 पेपर में से उसको अब जो भी आगे देखा जाएगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या इसका वो बनता है। तो इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स में से बच्चे को जो है वो सेलेक्ट करना होगा और वो पेपर देगा। पेपर देने के बाद पास होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये 8 जो करिकुलर एरियाज हैं नाम दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ 4 नाम दे दिया जाएगा, कोई एक अलग दे दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट लगा इस वजह से हमने जो है इसको यहाँ समझाना उचित समझा। तो ये आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और अगला हमारा जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे रखूँ जो पूछे जाने के ज़्यादा चांसेज है। वो NEP 2020, NCF 2023 और NCF 2005 से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न उसमें रहेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।